हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। और हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में और हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसकी अंतिम अभिक्रिया है, तो इसमें हम नेक्स्ट अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे एल्किल साइनाइडों का निर्माण। एल्किल साइनाइडों का निर्माण। एल्किल साइनाइडों का निर्माण। साइनाइड जिसमें CN समूह लगा होगा, कौन सा ग्रुप लगा होगा? कार्बन श्रृंखला में CN ग्रुप लगा हुआ मिले तुम्हें तो वो साइनाइड होते हैं। और मैं यूं करता हूं, एल्किल साइनाइड और एक दूसरी है आपके एल्किल आइसोसाइनाइड, मैं तुलनात्मक रूप से एक साथ लिख देता हूं, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्किल आइसोसाइनाइड यानी आइसोसाइनाइडों कर देता हूं, आइसोसाइनाइडों का निर्माण। और अभी ऊपर हमने लिखा है केवल एल्किल साइनाइडों का निर्माण, यहां लिखा है एल्किल आइसोसाइनाइडों का निर्माण। अब याद रखना, आइसोसाइनाइड जब कहे तो NC ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? NC ग्रुप। जब तुम्हें कार्बन श्रृंखला में दिया हुआ मिले, यानी यहां कार्बन श्रृंखला हो, यहां पहले N आए बाद में C आए, तो तुम मान के चलना वो आइसोसाइनाइड ग्रुप है। और अगर कार्बन श्रृंखला में CN लगाए तो वो साइनाइड ग्रुप है। तो हम इस प्रकार के आइसोसाइनाइड भी बनाएंगे, इस प्रकार के साइनाइड है वो भी बनाएंगे। तो मैं पहले यहां साइनाइड वाले में तुम्हें रिएक्शन लिखकर समझा रहा हूं। ध्यान देना, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और ये वाली अपने एग्जाम में पूछी गई है। हालांकि ये कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछी जा सकती है। ये वाली पूछी गई है अपने एग्जाम में, तो दोनों मिलती जुलती हैं और तुलनात्मक रूप से याद रखोगे तो याद रह जाएगी। तो एल्किल साइनाइडों में क्या करना है, आपको दोनों में ही पहले एल्किल हैलाइड ले लेने हैं, ठीक है ना। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा हूं, याद हो जाएगा। दोनों में ही क्या चुनोगे? RX अर्थात एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यहां ध्यान दीजिए, इसकी जो रिएक्शन और इसकी आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहां एक आयनिक यौगिक लेना पड़ेगा। जैसे मैंने KCl ले लिया, ठीक है ना। एक बात याद रखना, प्रथम वर्ग की क्षार धातु है पोटेशियम, तो प्रथम वर्ग की क्षार धातु के साथ मैंने Cl लगा लिया और बन गया पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। तो अब ये याद रखना आयनिक यौगिक है। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग की धातुएं जब कोई यौगिक बनाएंगी तो वो आयनिक प्रकृति का होगा। तो यहां पोटेशियम ध्यान देना प्रथम वर्ग की है, यहां द्वितीय वर्ग की धातु होती जैसे मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, तो वो भी आपके आयनिक ही बनाती। तो यहां पोटेशियम साइनाइड कौन है? एक आयनिक यौगिक है। पूछे तुम्हें कि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का क्यों होता है, तो याद रखना साइनाइड समूह के साथ जब प्रथम और द्वितीय वर्ग की यानी क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं संयोग करती हैं तो आयनिक प्रकृति के यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। आयनिक प्रकृति के यौगिक बनते हैं क्योंकि ये क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं अन्य धातुओं की तुलना में अधिक विद्युत धनी प्रकृति की होती हैं, अधिक विद्युत धनी प्रकृति की होती हैं, इसलिए ये हमेशा आयनिक यौगिक ही बनाती हैं। तो ये आयनिक यौगिक है पूरा का पूरा। एक इसमें और लिखता हूं, इसमें ध्यान देना, मैं ले रहा हूं Ag के साथ CN, यानी AgCN मैं बोलूंगा सिल्वर साइनाइड। यहां तो पोटेशियम साइनाइड, यहां सिल्वर साइनाइड। ये याद रखना Ag धातु है, आप जानते हो Ag धातु तो D ब्लॉक में आती है और D ब्लॉक में परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था होती है इनकी, तो परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था है साइनाइड के साथ, तो फिर ये आयनिक यौगिक नहीं है बल्कि सह संयोजी यौगिक है। तो यहां तो आयनिक यौगिक है क्योंकि प्रथम वर्ग की धातु है। यहां AgCN सह संयोजक प्रकृति का यौगिक है। सह संयोजक प्रकृति का मैं वो बोलूंगा जिसमें बने हुए बंधों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी Ag और Cn के बीच में यहां बॉन्ड है, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉनों का साझा है। Cn ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए,
Ag ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ बॉन्ड बना है, तो यहाँ सहसंयोजक बंध है इनमें, और सहसंयोजक बंध जिनमें उपस्थित होता है वो सहसंयोजी यौगिक होते हैं। यहाँ आयनिक यौगिक है ये, और आयनिक यौगिक है तो याद रखना इनके बीच में यहाँ जो बॉन्ड है K और Cn के बीच में वो आयनिक प्रकृति का है। आयनिक प्रकृति का बॉन्ड कौन होता है या आयनिक यौगिक कौन होते हैं? जिनमें याद रखना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से यौगिक का निर्माण होता है। पोटेशियम और Cn, यानी पोटेशियम पर धनावेश लिखूंगा, Cn पर आपकी याद रखना ऋणावेश लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ धनायन किसी पर कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऋणायन किसी पर कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जाहिर सी बात है पोटेशियम पर धनायन आ रहा है तो इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, Cn पर ऋणायन आ रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बनते हैं वो तो होते हैं आयनिक बंध, और ऐसे यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। तो यहाँ तो KCN आयनिक यौगिक है। यहाँ AgCN में बता चुका हूं, Ag डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण याद रखना ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते बल्कि दूसरे परमाणु या समूह के साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो यहाँ साझेदारी से बॉन्ड बनाए तो एक सहसंयोजक यौगिक है। अब हम इसमें जो उत्पाद है वो बनाते हैं। परिस्थितियों कोई विशिष्ट नहीं होती, सामान्य परिस्थितियों में यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो अब याद रखना R, X और KCN मैंने कहा आयनिक प्रकृति का है, तो KCN में मैं यूं बोलूंगा कि पोटेशियम धनायन और Cn है ऋणायन, तो Cn में C होता है ऋणायन वैसे तो, ठीक है ना। Cn जब लिखूंगा तो Cn में वास्तव में C होता है ऋणायन, N कभी ऋणायन नहीं होता। N तो 15वें वर्ग का है तो इस पर तो लोन पेयर होता है, ये बात याद रखनी है। यहां भी N 15वें वर्ग का है, इस पर लोन पेयर है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ R प्लस का है, X हेलोजन है तो हेलोजन माइनस के होते हैं, जब ये माइनस का तो ये डेफिनेटली प्लस का होगा। तो RX यानी R प्लस का यानी एल्किल ग्रुप प्लस का है, X हेलोजन माइनस का है, इधर K प्लस का है, Cn माइनस का है। तो अब प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ संयोग कर लेगा और यौगिक बन जाएगा। तो R के साथ क्या आएगा? Cn आएगा। तो R के साथ मैं Cn लिख दूंगा प्लस में। अब यहाँ K के साथ X आ जाएगा तो K के साथ X पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा। अब यहाँ इसको आप R और अगर बंध दिखाने चाहो, बंध पूरे करने चाहो कि यहाँ बॉन्ड पूरे हुए कि नहीं हुए, तो आप याद रखना कार्बन के आगे 3 बॉन्ड लगाकर यूं लिख सकते हो। इससे देखिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो ये नाइट्राइल बोलूंगा मैं उसे, इसे बोलूंगा साइनाइड। Cn समूह को IUPAC पद्धति में नाइट्राइल कहा जाता है, तो ये एल्केन नाइट्राइल है, यही एल्किल साइनाइड है। कंफ्यूज मत होना, यही तो एल्किल साइनाइड है, यही एल्किल नाइट्राइल है, एल्किल नाइट्राइल। तो अब यहां ये आयनिक प्रकृति का होने के कारण और पोटेशियम इस हैलोजन के साथ चला गया और Cn है वो R के साथ आ गया, ठीक है ना, R के साथ आ गया। अब मैं नेक्स्ट में एक बात दिख रहा हूं, फिर तुम्हें समझ आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट में कौन सी? आप कहोगे नेक्स्ट वाले में सर ऐसे ही कर दो कि R के साथ Cn आ जाएगा और Ag के साथ X आ जाएगा। मानता हूं मैं आपकी बात कि यहां R के साथ आप Cn लिखोगे, लेकिन ध्यान देना R के साथ Cn नहीं बल्कि R के साथ NC आएगा। मैं तुम्हें अब बताऊंगा NC क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में तो पढ़ो R के साथ Cn आया है, R के साथ Cn लिख दिया मैंने। यहां R के साथ NC क्यों आ रहा है? N पहले क्यों आ रहा है, C बाद में क्यों आ रहा है? और वो तो AgX आएगा, वो तो AgX आएगा। जैसे वहां KX आया वैसे यहाँ AgX आ जाएगा, यानी धातु के साथ हेलोजन, यहां भी धातु के साथ हेलोजन। लेकिन यहां ये क्या है, N पहले क्यों आया, एल्किल ग्रुप के साथ N क्यों आया? यहां तो एल्किल ग्रुप के साथ C परमाणु आ रहा है, Cn का C परमाणु आ रहा है, यहां एल्किल ग्रुप के साथ N परमाणु आ रहा है। अब सुनिए, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, C पर होता है माइनस, हमेशा C पर क्या होता है, माइनस होता है। और अब यहां भी C पर माइनस है और N पर लोन पेयर है। तो मैंने आपको यहां यह कहा कि इसमें R के साथ C आने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें C पर क्या है, माइनस है। C पर माइनस है
तो C पर माइनस है, तो एक बात आप 11th में पढ़ के आए हो, जिन पर खुद पर माइनस लगा होता है वो किसके साथ जाकर जुड़ते हैं? वो धनायन के साथ जाकर जुड़ते हैं। जिस पर पहले से ही माइनस उपस्थित होता है, ऋणावेश उपस्थित होता है, वो धनायन के साथ जाकर जुड़ते हैं। तो ये धनायन के साथ जाकर जुड़ेगा। और एक परमाणु में धनावेश कहां पर होता है? एक परमाणु में धनावेश तो नाभिक के अंदर होता है। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो ऋणावेश हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बीच में दृढ़ पिंड होता है, दृढ़ पिंड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो फिर ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये संयोग करेगा किसी के पास जाकर के और उसके केवल और केवल धनावेशित भाग से। तो धनावेशित भाग से जब ये संयोग करेगा तो ये खुद क्या कहलाएगा? धनावेशित भाग से ये संयोग करेगा तो ये नाभिक स्नेही कहलाएगा। यहां Cn में C जो परमाणु है, यानी C माइनस परमाणु है, ठीक है ना। यहां Cn में C माइनस परमाणु एक नाभिक स्नेही की भांति काम करता है, यानी इस पर माइनस है और इस पर माइनस है। तो ध्यान देना, ये माइनस इस प्लस और माइनस के किस हिस्से पर जाकर टकराएगा? ये इस एल्किल ग्रुप पर टकराएगा। तो एल्किल ग्रुप पर टकराएगा तो अब ध्यान देने वाली बात है कि C एल्किल ग्रुप के साथ जाकर संयोग करेगा, क्योंकि C पर माइनस है और माइनस वाले हमेशा नाभिक स्नेही होते हैं, अर्थात धनायन से जाकर जुड़ते हैं। तो माइनस C वाला और धनायन के साथ आकर जुड़ेगा तो इस बॉन्ड से यूं सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तब यहां Cl बन गया। अब क्यों? क्योंकि यहाँ ये आयनिक प्रकृति का था, इसलिए यहां ये C माइनस का है, वो नाभिक स्नेही की भांति काम कर रहा है। और यहां देखिए, यहां AgCN में ये Cl याद रखना, यहां मैंने कहा ना Ag कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक की धातु है, डी ब्लॉक की धातु है। तो अब ये सहसंयोजी प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है? सहसंयोजी प्रकृति का है। सहसंयोजी प्रकृति का है। तो एक बात बताऊं मैं, ना तो इस पर धनावेश आएगा ना इस पर ऋणावेश आ पाएगा, क्योंकि सहसंयोजी प्रकृति का है। यहां तो आयनिक प्रकृति का था, इसलिए इस पर धनावेश इस पर ऋणावेश आ गया, तो ऋणावेश आ गया तो ऋणावेश वाला नाभिक से जाकर संयोग करेगा तो नाभिक स्नेही बन गए। यहां मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से ये यौगिक बना है, तो फिर पार्टनरशिप से बना है तो सहसंयोजी हो गया। सहसंयोजी हो गया तो ना तो इस पर धनावेश आएगा ना इस पर ऋणावेश आएगा। आप ऐसा धनावेश ऋणावेश इस पर नहीं लिख सकते। तो फिर एक बात बताइए, यहां धनायन नहीं लिखूंगा, इस पर ऋणायन नहीं लिखूंगा, तो फिर कैसे रिएक्शन करेंगे? तो फिर ध्यान देना, मैंने कहा नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन 15वें वर्ग में आता है, 15वें वर्ग वालों पर लोन पेयर होता है। जिन पर लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है, याद रखना उन पर ऋणावेश ही तो है। जिन पर लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या है? वो एक प्रकार का आवेश है, अर्थात ऋणावेश है। और वो ऋणावेश बताना मेरे को, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश है, तो नाइट्रोजन परमाणु बताइए, यहां प्लस और यहां माइनस तो है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश है, तो नाइट्रोजन किसकी भांति काम करेगा? नाइट्रोजन पर ऋणावेश है तो नाइट्रोजन किसी पर आक्रमण करेगा तो उसके, याद रखना, नाभिक के साथ जाकर जुड़ेगा। और नाभिक के साथ जाकर जुड़ेगा, नाभिक में धनावेश होता है, तो नाइट्रोजन कौन हो गया? नाभिक स्नेही हो गया। यानी ये धनायन पर जाकर जुड़ रहा है तो ये हुआ नाभिक स्नेही, आगे वाला नहीं है, बल्कि ये नाभिक पर उसके, यानी उसके नाभिक पर जाकर जुड़ रहा है, धनायन पर जाकर जुड़ रहा है, तो ये खुद नाभिक स्नेही हो गया। तो ये लोन पेयर है तो ऋणावेश है, ऋणावेश है तो ये नाभिक स्नेही हो गया, नाभिक स्नेही है तो इस पर जाकर संयोग करेगा, यानी ये Cn पूरा जाएगा, Cn पूरा जाएगा तो N पर लोन पेयर है तो N इस पर आक्रमण करेगा, आक्रमण करने का अर्थ इस पर जुड़ जाएगा, तो R के साथ N जुड़ेगा पहले, तो R के साथ N जुड़ेगा पहले और C आगे लिखा जाएगा। बताइए बात को समझे या नहीं समझियो? तो यहां सहसंयोजी होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है और लोन पेयर है वो यहां नाभिक स्नेह की भांति काम करेगा, तो इस एल्किल के धनावेशित भाग पर जाकर जुड़ जाएगा और इससे आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसे मैं बोलूंगा एल्किल आइसोनाइट्राइल। एल्किल आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोनाइट्राइल। तो यहां ये अभिक्रिया इस वजह से इंपॉर्टेंट है। यही अभिक्रिया अगर आप यहां, यानी कहने का अर्थ प्रथम वर्ग की क्षार धातु और Cn से करवाओगे तो RCN बनेगा, लेकिन इसी में अगर आप कोई डी ब्लॉक की धातु ले रहे हो
तो RNC बनेगा, क्योंकि डी ब्लॉक वाली बनाएंगी सहज संयोजी यौगिक, सहज संयोजी में N पहले जुड़ेगा R के साथ। यहां बनाएंगी प्रथम और द्वितीय वर्ग की धातुएं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में आयनिक होने के कारण ये पूरा CN और सीधा R के साथ जुड़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहां ध्यान में रखनी है। अगली अभिक्रिया एल्केनों का निर्माण, एल्केनों का निर्माण। तो आप एल्किल हैलाइड लेकर के और उसका जब अपचयन करवाओगे और किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में, लिथियम Li लिथियम होता है, Al एल्यूमिनियम होता है और H पीछे लग गया तो ये हाइड्राइड हो गया। जिन यौगिकों में H पीछे जुड़ता है वो हाइड्राइड होते हैं। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड उत्प्रेरक का काम करता है, तो इसे अपचयन वाली अभिक्रिया में काम में लिया जाता है। तो जब आप एल्किल हैलाइड का और अपचयन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यहां एल्केन बनेंगे। ये तो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से क्या बनेंगे, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले। तो यहां याद रखना R के साथ तो H आ जाएगा, R CH3 है, CH3 के साथ H, यानी CH3 के साथ H तो CH4 होता है। बताओ एल्केन होगी कि नहीं, मेथेन वाली। तो R के साथ H, आप कहोगे कि R के साथ H, तो यहां से X बच गया, X माइनस का ये H प्लस का, इस H को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बढ़ा लेंगे तो H इस X के साथ बाहर आ जाएगा, तो यहां लिख दूंगा HX। तो एक काम करना, आप अपचयन वाली अभिक्रियाओं में H परमाणु को अकेला मत लिखना, या तो आप अणु के साथ करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, तब रिएक्शन सही होगी। वरना अगर आप परमाणु से करवाते हो तो फिर आपको सक्रिय द्रव्यमान के रूप में इसे लिखना पड़ेगा और फिर इसे बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा लेना। तो अब सक्रिय अकेला H परमाणु अभिक्रियाओं में इस प्रकार में लिखा जाता है। अणु लिखना हो तो कोई दिक्कत, निशान नहीं लगाते, लेकिन परमाणु जब लिखना हो तो फिर सक्रिय द्रव्यमान का निशान लगाया जाता है। तो यहां मैं 2H कर दिया, 2H में से एक H यहां गया, एक H यहां X के साथ बाहर हो गया, X एक है तो X एक है, तो ये संतुलित हो गई। तो एल्केन, ये RH का एल्केन है। अगर यूं ना समझ में आए तो मैं आपको यूं समझा दूं, जैसे CH3 CH2 और मैं आपके Br ले लेता हूं, ठीक है ना। जैसे ये R के स्थान पर तो CH3 CH2 है, X के स्थान पर Br है, प्लस और मैं सक्रिय द्रव्यमान के रूप में यहां H ले लेता हूं और एरो के ऊपर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम। अब सुनना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड एक ही बात है। IUPAC पद्धति में तो मैं टेट्रा बोलूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ये IUPAC पद्धति का नाम है। सामान्य पद्धति में संख्या नहीं बोलते हैं, तो मैं सीधा बोल दूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सामान्य पद्धति का नाम है, और IUPAC पद्धति का लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही इसके नाम हैं। और अब रिएक्शन करवाएंगे इसकी उपस्थिति में, तो यहां से CH3 CH2 के साथ एक H आ जाएगा, तो CH3 पहले से है और CH2 ये रहा, एक H और आ गया, तो बताओ CH3 बना कि नहीं बना। तो फिर मैं यूं कर दूं CH3 CH3। आप जानते हो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कन्फर्म ये एल्केन है। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाली, और कौन सी है, एथेन वाली है, क्योंकि 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो ये एथेन बन गई। आप कहोगे जी ये Br कहां चला जाएगा, Br इस H के साथ बाहर हो जाएगा, तो मैं यहां कर देता हूं HBr और यहां बैलेंस करने के लिए 2 लगा देता हूं। तो दोनों रिएक्शन एक ही है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये प्रतीकात्मक अभिक्रिया है और ये वास्तविक अभिक्रिया है। तो आप कोई सी को ध्यान में रख लेना, एग्जाम में, मेन एग्जाम में अपने कॉपी में आप कोई सी अभिक्रिया लिख सकते हो, दोनों ही सही होती हैं। तो जब एल्केन की अभिक्रिया, अपने यूं बोलते हैं, जब एल्केन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एल्केन बनती है, सिंगल बॉन्ड वाली एल्केन बनती है। अगली अभिक्रिया है एल्केन नाइट्राइटों का निर्माण। एल्केन नाइट्राइटों का निर्माण।
इसमें समझाने के लिए आप लोगों को मैं यूं करता हूं, दो रिएक्शन एक साथ उठा लेता हूं, ठीक है ना। एक हेडिंग तो ये हो जाएगी एल्केन नाइट्राइटों का निर्माण। नाइट्राइटों का निर्माण याद रखना, नाइट्राइट होते हैं जिनमें NO2 जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप? NO2 होता है, वो नाइट्राइट होते हैं, ठीक है ना। तो और NO3 होता है, वो कौन होते हैं? नाइट्रेट होते हैं। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। हमें तो NO2 नाइट्राइट का निर्माण करना है। और एक मैं लिखता हूं अगली हेडिंग, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन का निर्माण। अब याद रखना, मैंने दोनों हेडिंग साथ साथ क्यों लिखी? इसलिए कि इसमें बच्चे बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं और उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने दो हेडिंग पास पास लिख ली, और दोनों ही हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। बहुत बार दोनों की दोनों पूछी गई हैं और दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन वाली चीज है इसलिए एग्जाम में पूछी भी जाती है। लेकिन कंफ्यूज एक सेकंड में दूर हो जाएगा, पर थोड़ा सा बस ध्यान देना, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं RX यानी एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड में यहां तो मैं यूं करता हूं, पोटेशियम धातु के साथ बना हुआ एक यौगिक है जिसको मैं बोलूंगा पोटेशियम नाइट्राइट। क्या बोलूंगा? पोटेशियम नाइट्राइट। इसकी क्रिया करवा देता हूं एल्किल हैलाइड के साथ। एक बार रिएक्शन को पूरा नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं। दूसरी यहां वही करता हूं, एल्किल हैलाइड तो ले लेता हूं, एल्किल हैलाइड तो इसमें भी है, इसमें भी है। यहां मैं KNO2 लिया है, यहां मैं बदल कर लिखता हूं, और यहां याद रखना मैं D ब्लॉक की एक धातु है उससे बना हुआ एक नाइट्रो यौगिक ले रहा हूं AgNO2, जिसे आप कहोगे सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट, ये कौन है? पोटेशियम नाइट्राइट। यहां पोटेशियम नाइट्राइट, यहां सिल्वर नाइट्राइट, दोनों से भिन्न भिन्न उत्पाद बनेगा। एल्किल हैलाइड दोनों में कॉमन है, दोनों में यहां धातुएं, इसमें पोटेशियम धातु, इसमें Ag धातु, ठीक है ना। फिर भी यौगिक अलग अलग बनेगा। अब गौर से सुनिएगा कि अलग अलग क्यों बनता है। इसमें तो आप क्या लिखोगे, यहां ध्यान देना, पहले ये पोटेशियम है और ये NO2 है। पोटेशियम पर धनायन होगा, NO2 के माइनस पर ऋणायन होगा। सुनना गौर से, ये धनायन और ऋणायन बनाएंगे पूरा यौगिक, क्योंकि पोटेशियम कौन से वर्ग की है? प्रथम वर्ग की क्षार धातु है। तो जब किसी के साथ संयोग करेगी ऋणायन के साथ, तो हमेशा आयनिक यौगिक बनाएगी। कौन सा यौगिक? आयनिक प्रकृति का यौगिक। तो यहाँ आयनिक है, आयनिक होते हैं उन पर प्लस माइनस आते हैं। जो आयनिक होते हैं, आयनिक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, तो आदान प्रदान से बनते हैं, तो यहाँ इसमें हमेशा प्लस माइनस आएगा। तो पहली धातु प्लस की बन जाएगी, दूसरा हिस्सा माइनस का बन जाएगा। तो ये आयनिक हो गया, प्लस माइनस बन रहा है, इसका अर्थ आयनिक है। तो ये पूरा यौगिक तो आयनिक प्रकृति का है। यहाँ देखिए, यहाँ D ब्लॉक की धातु है, कौन? Ag D ब्लॉक की धातु है, D ब्लॉक की धातु है। तो D ब्लॉक वाली धातु है तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो अब इस पूरे यौगिक के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो सहसंयोजक प्रकृति के बनेंगे, क्योंकि Ag और NO2 का जो कॉम्बिनेशन है, जो निर्माण हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हुआ है, और साझेदारी होने से ये सहसंयोजक हो गया। और सहसंयोजक है तो इस पर धनायन ऋणायन नहीं आएंगे, धनायन ऋणायन नहीं आएंगे तो फिर ये आयनिक तो नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है तो सहसंयोजी है, सहसंयोजी है तो फिर आयनिक नहीं है, और आयनिक नहीं है तो धनायन ऋणायन नहीं आएंगे। धनायन और ऋणायन तो आयनिक में आते हैं, तो इसमें तो आयनिक नहीं होगा। तो अब क्या होगा, याद रखना, इसमें O परमाणु पर ऋणावेश नहीं आएगा, Ag पर धनावेश नहीं आएगा, लेकिन N पर लोन पेयर तो है ही। लोन पेयर तो यहां भी N पर है, लेकिन यहां O पर माइनस आया हुआ है, तो लोन पेयर के साथ माइनस है तो पहले माइनस वाला संयोग करता है, लोन पेयर वाला तो बाद में संयोग करता है। यहां देखिए, इस O पर माइनस नहीं है, क्योंकि Ag पर प्लस नहीं है तो O पर माइनस नहीं है, तो फिर N पर लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, पहले यहां बताता हूं। यहां O पर माइनस है, तो O पर माइनस है तो O किसकी भांति काम करेगा? O जाएगा अगले के पास और उसके धनावेशित भाग पर आक्रमण करेगा। धनावेशित भाग पर आक्रमण करने का अर्थ है कि ऑक्सीजन परमाणु है वो नाभिक स्नेह की भांति काम कर रहा है। किससे स्नेह कर रहा है ऑक्सीजन परमाणु? नाभिक से। तो नाभिक स्नेह हो गया, तो और नाभिक स्नेह हो गया, इसका अर्थ है कि
ये ऑक्सीजन माइनस वाला इस धनायन पर टकराएगा, धनायन पर टकराएगा तो धनायन यानी आर यानी एल्किल इस पर जुड़ जाएगा, तो आर ओ, तो क्या लिखोगे आर ओ, यानी याद रखना एन नहीं जुड़ेगा आर के साथ, बल्कि आर के साथ ओ जुड़ेगा। ओ क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ओ माइनस का है, के प्लस का है, अर्थात आयनिक प्रकृति के है, तो ओ माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो ओ को यहां से एक ओ को जोड़ दूंगा, आप कहोगे एक ओ लिखा है तो बॉन्ड पूरे हुए नहीं होके, तो एक बॉन्ड यहां और लगा देता हूं, वो मैंने लगा दिया। अब क्या करूंगा, ध्यान देना, मैंने एक ओ को तो यहां से जोड़ दिया, एक ओ को जोड़ दिया, यहां एन और बच गया, एक ओ और बच गया, एन बच गया, एक ओ और बच गया, मैं उनको ऐसे यूं लिख दूंगा। बात समझ आ रही है क्या? आर ओ एन ओ, क्या लिखूंगा? आर ओ एन ओ, इस प्रकार लिख दूंगा। प्लस में क्या बच गया? के और एक्स, तो यहां प्लस में कर देंगे के एक्स, ठीक है ना, के एक्स। अब आप इसको क्या बोलोगे? इसको याद रखना, ये होगा नाइट्रो यौगिक, ठीक है ना, नाइट्रो यौगिक, और नाइट्रो में यहां ओ माइनस का है, तो आप इसे बोलोगे एल्केन नाइट्राइट। क्या बोलोगे? एल्केन नाइट्राइट। तो ये एल्केन नाइट्राइट बन गया। क्या बन गया? एल्केन नाइट्राइट बन गया। आप चाहो तो इसको यूं लिख सकते हो RnO2, याद रखना RnO2 लिख सकते हो। इसमें यूं लिखोगे तो आपको Rn से जुड़ा हुआ नजर आएगा, इसमें Rn से जुड़ा हुआ नजर आएगा, जो कि लिखने का तरीका सही नहीं है। वास्तविक तरीका यह है, ठीक है ना, आपके क्षार धातुओं के साथ, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ जब यहाँ OnO2 आ रहा है तो लिखने का तरीका यह है, आप ध्यान देना। अक्सर आप कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ देखोगे, लेकिन वास्तविक तरीका ये है। तो ये आपके एल्केन नाइट्राइट बन गया, ठीक है ना, एल्केन नाइट्राइट। इसी प्रकार अब नाइट्रो एल्केन का, यहां सुनिए, नाइट्रो एल्केन में क्या होगा बता चुका हूं। Ag कौन है? Ag और डी ब्लॉक का एक धातु है, और डी ब्लॉक का धातु होने के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ये सहसंयोजी है, और सहसंयोजी प्रकृति में धनायन नहीं बनते हैं। तो अब O माइनस वाला नहीं बनेगा, Ag धनायन वाला नहीं बनेगा, तो N पर लोन पेयर होगा। अब ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाले कौन होते हैं? लोन पेयर वाले भी धनायन के साथ ही जाकर जुड़ते हैं, तो लोन पेयर वाला तो N परमाणु ही है। N परमाणु बताइए नाभिक स्नेह की भांति काम नहीं करेगा क्या? क्योंकि N पर लोन पेयर है, लोन पेयर का अर्थ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अर्थ ऋणावेश, तो ऋणावेश किसके साथ जुड़ेगा? धनायन के साथ जुड़ाकर जाकर, अर्थात ये ऋणायन N के जो ऋणायन है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस पर आक्रमण करेंगे, तो अब R के साथ सीधा N जुड़ जाएगा, तो R के साथ यहां सीधा N जुड़ जाएगा। R के साथ क्या जुड़ेगा? N जुड़ेगा, तो R के साथ N आ गया। आप कहोगे जी 2 O बच गए, वो कैसे लिखोगे? 2 O लिखूंगा तो फिर उनको लिखने का तरीका ये होगा, एक साइड में तो उप सहसंयोजक बॉन्ड, और दो साइड में ध्यान देना 2 आप लगाओगे सहसंयोजक बॉन्ड। ये जो 2 बॉन्ड लिखे ये सहसंयोजक बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों सहसंयोजक बना रहा है। यहां जब एक O को लिख करके एक बॉन्ड से दर्शा रहा, तो याद रखना इस N पर लोन पेयर होते हैं, तो और इस O के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, तो फिर O की तरफ सहसंयोजक कर देते हैं, जिससे ये लोन पेयर इसको दे रहा है, तो लोन पेयर नहीं लगाते। N परमाणु अपना लोन पेयर उसको दे रहा है, तीर के निशान वाला बंध उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो यहाँ ये जो यौगिक बना है नाइट्रो एल्केन में, याद रखना उप सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित होता है, और एल्केन नाइट्राइटों में उप सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है। यहां तो होता है, यहां नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब ये सीधा जुड़ जाएगा N पर आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन इससे संयोग करेगा, इससे संयोग करेगा, तो R के साथ N सीधा आ जाएगा, R के साथ N आ गया। एक O को आप सहसंयोजक मोड से कर देंगे, और दूसरे O को उप सहसंयोजक से कर देंगे। उप सहसंयोजक से करोगे तो इन पर लोन पेयर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ N पर लोन पेयर होते हैं, वो उप सहसंयोजक से उस पर चले गए। हाँ, ऑक्सीजन पर ध्यान देना, आपके 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब उप सहसंयोजक का निशान O की तरफ आ रहा है, तो एक लोन पेयर N से O ले रहा है, पूरा का पूरा एक लोन पेयर अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर N से O ले रहा है। तो अब अगर आपसे पूछे उप सहसंयोजक के निशान के बाद O पर कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाओगे, तो 6 दर्शाने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये उप सहसंयोजक का निशान N के लोन पेयर को इसको दे रहा है, O को दे रहा है, तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। और प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा? Ag के साथ X बच जाएगा,
तो आप Ag के साथ X लिखोगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है और नोट्स में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा।